Hello everyone, myself Gaurav and we will continue our topic that is vector। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले वेक्टर पढ़ रहे थे और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेक्टर एडिशन के 2 केसेस पढ़े थे। अब हम वेक्टर एडिशन के कुछ अनदर केसेस पढ़ेंगे जब कोई 2 वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन करते हैं। तो देखिए वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए अगर इसमें हम केस थर्ड कर रहे हैं, केस थर्ड क्या है कि अगर कोई 2 वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, एंगल पे इंक्लाइन करने का मीन्स है मान लो उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो हम उनका क्या निकालने वाले हैं, हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये बी है, आपको इसके लिए रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आप इसके लिए रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक लॉ है दैट नेम इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर कभी भी अगर किन्हीं 2 वेक्टर का ऑर्डर क्या है, सेम है, और वो कोई ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की 3rd साइड रिप्रेजेंट करेगी, और वो 3rd साइड कुछ इस टाइप से होगी अपोजिट ऑर्डर के अंदर। यानी जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे ये जो आर वेक्टर आ रहा है, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऑर्डर सेम है, जहां पे ए वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इन 2 वेक्टर का ऑर्डर सेम है तो ट्रायंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट होगा। यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन, व्हेन 2 वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंटेड बाय 3rd साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो रिजल्टेंट जो है वो आपका कुछ इस टाइप से होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और मैंने आपको बोला इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे होगी, अपोजिट होगी ए और बी के। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके लिए इस रिजल्टेंट की पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए तो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इसके लिए, और मैग्नीट्यूड देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम इसको नाम देते हैं ओ पी, और इसको हम नाम देते हैं एस का, ठीक है। और यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एन। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे इस पर्टिकुलर केस के लिए, अगर हम यहां मानते हैं कि ये जो एंगल पर्टिकुलर आपका एंगल बन रहा है, ये अगर एंगल थीटा है, तो आपको क्या निकालना है, आपको इस आर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक ट्रायंगल लेंगे, यहां पे कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लो आप ट्रायंगल एस पी एन, जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल एस पी एन के अंदर हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा एस एन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है आपका एस पी। यानी एस एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, एस पी साइन थीटा, और एस पी किसके बराबर आपके पास बी, यानी एस एन आएगा आपके पास बी साइन थीटा। इसी तरीके से आपके पास पी एन जो है वो बी ऑफ कॉस थीटा आएगा, अगर आप इसी ट्रायंगल के अंदर चेक इन करेंगे तो आपको पता है कि ये जो पी एन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, बी कॉस थीटा आ गई है, और इसकी वैल्यू एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास बी साइन थीटा। अगर मुझे अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है ए और बी की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ओ एस एन। हमने ट्रायंगल लिया ओ एस एन, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ओ एस एन ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है परपेंडिकुलर एस एन का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर दैट इज ओ एन का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और जो हाइपोटेनस है वो क्या है आपका ओ एस का होल स्क्वायर। अब आपके पास OS का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहां पे क्या आएगा आपके पास, SN की अगर हम बात करते हैं तो SN है हमारे पास B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ON देखिए ON आपके पास OP प्लस PN के बराबर है, और OP कितना हमारे पास A और PN कितना हमारे पास B cos थीटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस B cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा आपके पास B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे हम, प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आपको पता है, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आपका किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट
आर के लिए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, अगर उन दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा इंक्लाइन कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इन दो वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कुछ इससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे जो एंगल बनेगा, और उस एंगल का नाम हमने दिया बीटा। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कितनी आएगी आपके पास, डायरेक्शन आएगी आपके पास डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ आर आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी कुछ ऐसे। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट ऑफ बीटा की, तो टेंजेंट ऑफ बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट ऑफ बीटा हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल के लिए, SN बाय बेस कितना होगा आपके पास ON। तो SN की वैल्यू हमें पता है कितनी है, B sin थीटा, बाय ON की वैल्यू है हमारे पास A प्लस B cos थीटा। ये हमारे पास आ गई टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू। और अगर हमें यहां से बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये एंगल बीटा की वैल्यू आ जाएगी अगर हमें बीटा एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो ये आ जाएगी। ठीक है, देखिए टेंजेंट हमें क्या निकालना है, हमें डायरेक्शन निकालना है इस आर की। और मैंने आपको बोला कि ये जो आर की डायरेक्शन है ये हमें बीटा वेक्टर, ये जो बीटा एंगल है अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हम इस ट्रायंगल क्यू पी एन, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको बड़ी वाली, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम टेंजेंट ऑफ बीटा फाइंड कर लेते हैं इसके लिए, बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए। कौन सी ट्रायंगल बोला मैंने आपको, ट्रायंगल क्यू पी एन। इस ट्रायंगल में हम टेंजेंट ऑफ बीटा एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास क्यू एन, तो क्यू एन आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, बेस है आपके पास पी एन। तो यहां से आपको टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्यू एन हमारे पास है 20 साइन थीटा, और पी एन है हमारे पास, पी एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, देखिए टेंजेंट ऑफ बीटा क्यू एन है हमारे पास 20 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास A प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा फाइंड हो गया। अगर हमें इस पर्टिकुलर एंगल का पता लगाना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस इनवर्स को आप राइट साइड में ले जाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा बाय A प्लस बी कॉस थीटा। आप यहां से इस बीटा एंगल की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन बता देगी किसके लिए, पर्टिकुलर आर वेक्टर के लिए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला, देखिए क्या फॉर्मूला आया वो आपके पास, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए हम कुछ पर्टिकुलर केस करेंगे, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर देखना। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर मैं आपको कहूं कि ये दो वेक्टर जिस एंगल पे इंक्लाइन कर रहे थे, ये किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन कर रहे थे, जो ये थीटा एंगल था इन दोनों के बीच में, तो अगर हम इस एंगल को थीटा जो है वो लेते हुए इसको सॉल्व करें, मतलब तो अगर मैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करूं कि अगर थीटा 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे लाई करेंगे, और इसका मैं आपको रिजल्ट बता भी चुका हूं कि क्या आता है। इस पर्टिकुलर टर्म का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूं क्या आता है, केस 1 लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप उस फॉर्मूले के अंदर जो आपका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0 तो हमें 1 दे देगा, तो यहां से वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए अब ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर से हम अंडर द रूट कैंसिल कर लेंगे, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के वेक्टर सम के मतलब डायरेक्ट सम के बराबर होता है, अलजेब्रिकल सम के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट आपका ऐसे फाइंड हो जाएगा, यानी इसी फॉर्मूले से हम वो केस 1 भी डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में केस 2 करवाया था, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल लाई कर रहे हैं, एंटी पैरेलल का मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी उन दोनों के बीच में 180 डिग्री होगी। तो अगर एंटी पैरेलल लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो r इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है, हमें पता है cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो -1 के लिए कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब आप ये देखिए ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये आपका, और रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा रिजल्टेंट की वैल्यू a माइनस बी। ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट केस के लिए कि जब एंगल हमारा 180 डिग्री हो, यानी दो वेक्टर एंटी पैरेलल लाई करते हो, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो डायरेक्शन होती है वो बड़े वाले वेक्टर की ही आती है। ठीक है,
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल ट्राई आउट करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो फॉर्मूला है, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो इस पे हम एक फॉर्मूला करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्स लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अगर 5 न्यूटन का है और अगर एक फोर्स कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं और वो एंगल की वैल्यू इसमें 30 डिग्री है, ठीक है। या फिर हम पर्टिकुलरली इसमें हम लेके चलते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए कि उन दोनों एंगल के बीच की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर हमें इनके लिए रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अगर वो उनके बीच का एंगल हमें फाइंड पता हो पहले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए a आपको पता है फर्स्ट वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड कितना है, 10 ऑफ न्यूटन। तो 10 ऑफ न्यूटन हटा देते हैं हम यहाँ पे, 5 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 10 × 5 × cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर 100 + 25 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 20 + 5 100 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 100 + 25 + 50, तो ये आपके पास बन जाएगा, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास 175। देखिए 175 जो है आपके पास वो क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। यानी यहाँ पे जो आपके पास सॉरी इसमें रूट था ना आपके साथ, अंडर द रूट के अंदर चलेगा तो रूट ऑफ 175, यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो रूट ऑफ 175 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास जो है वैल्यू आएगी, क्योंकि अंडर द रूट में चल रहे थे, हमारे पास जो वैल्यू थी वो अंडर द रूट थी, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ 175 न्यूटन आ जाएगी जब कोई दो फोर्स 5 न्यूटन और 10 न्यूटन इस टाइप से लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी इसी पर्टिकुलर केस में एक दूसरा लॉ आता है, केस फोर्स की बात करते हैं ट्रायंगल लॉ के बाद। देखिए केस फोर्थ इज अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा हमारे पास, अगर हम पर्टिकुलरली जो है वही केस लेके चलेंगे सिमिलर, अगर कोई दो वेक्टर आपके किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि कोई दो वेक्टर आपके अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए अगर ये ए वेक्टर है आपका, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप इसको, तो यहाँ पे जो ये डायगोनल आ रहा है हमारे पास, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको बोलते हैं कि इफ एनी टू वेक्टर रिप्रेजेंट द two adjacent side of a parallelogram, then the resultant of that vector will be represented by the diagonal of parallelogram। यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। ये जो R है वो हमारा वेक्टर वाइज तो वेक्टर एडिशन हो रहा है a + b, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आया था, देखिए बिल्कुल सेम ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रही है इसके अंदर। अगर मैं आपको पैरेललोग्राम को नाम देता हूं, जस्ट देखिए आप, अगर हम पैरेललोग्राम को नाम देते हैं PO Q एंड S, तो मैंने नाम दिया, आप ध्यान से देखिए, PO वेक्टर + OQ वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं। अगर सेम ऑर्डर में है दोनों के दोनों, और ये R को देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या रहा है, ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है इस ट्रायंगल के लिए पर्टिकुलर। अब अगर हम इसी तरीके से मैं आपको देखूं तो PS वेक्टर और SQ वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और रिजल्टेंट क्या है उनके अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि इस ट्रायंगल के लिए भी ट्रायंगल लॉ, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, दो बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आने वाला है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है वो बिल्कुल सेम आएगा। हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। ये आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम आएगी जो हमने अभी फाइंड करी थी, दैट इज टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, b sin थीटा बाय a + b cos ऑफ थीटा। ये आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर की, और यहां से हम बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a + b cos ऑफ
थीटा। ये आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको भी हम बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह ही प्रूव कर रहे हैं। देखिए इसमें भी तो ट्रायंगल लॉ ही फॉलो हो रहा है। पी ओ वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर विल बी, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, अगर ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है तो पैरेललोग्राम की सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा आपका बी वेक्टर होगा, डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये वेक्टर भी क्या होगा आपका ए वेक्टर होगा। तो देखिए अब चाहे तो आप इस अकॉर्डिंग ए प्लस बी ले लीजिए और चाहे आप इस अकॉर्डिंग ले लीजिए, रिजल्टेंट क्या आ रहा है आर वेक्टर ही आ रहा है। यानी रिजल्टेंट जो है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, यानी डायगोनल जो है वो आपका पैरेललोग्राम के लिए रिजल्टेंट को जो है वो शो करेगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सेम भैया यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है वो किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल है, जो ये यहाँ पे बन रहा है एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा आपका दो वेक्टर के बीच में, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। और ये जो एंगल बन रहा था रिजल्टेंट जो है बेस एक्स वाले के साथ जो एंगल बना रही थी वो था आपका एंगल बीटा, ये आपका बीटा एंगल है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, यहां पे हमने वेक्टर एडिशन करा किन्हीं दो वेक्टर्स के लिए। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, यानी मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स अगर आपको दे दिए जाए वेक्टर एडिशन करने के लिए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम केस के अलावा हम एक सिंपल सा फॉर्मूला मतलब पढ़ते हैं ऐसे ही वेक्टर एडिशन की ही। देखिए उसके लिए हम पढ़ते हैं हमारा पॉलीगॉनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है हमारे पास? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे पहले ट्रायंगल लॉ था, फिर आपके पास पैरेललोग्राम लॉ आया, फिर आपके पास क्या आया? पॉलीगॉनल लॉ। लेकिन अब आपके पास क्या नहीं है? टू वेक्टर्स नहीं है, अब आपके पास मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो हम वेक्टर एडिशंस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इसमें, आप ध्यान से देखिए। अगर मान लो आपके पास ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम पॉलीगॉन बनाएंगे एक प्रॉपर्ली। अब आप इस वेक्टर का रिजल्टेंट बता सकते हैं कहां आएगा? इस वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, यहां पे आर, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया सपोजिंगली एक्स वेक्टर मेरे पास, यानी ए और बी का रिजल्टेंट कहां आएगा? एक्स। अगर इसी तरीके से मैं आपको एक अनदर बी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में बोल दूं तो देखिए, अगर मैं सी वेक्टर आपको बोलूं कि एक सी वेक्टर यहां इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो अब आप ध्यान से देखिए बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो आपके पास बी और सी का रिजल्टेंट कहां आएगा? यानी इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां आएगा? वाई वेक्टर की तरफ आएगा। ये आपका कोई अनदर वाई वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास जो है एक अनदर वेक्टर है यहाँ पे डी वेक्टर, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ध्यान से देखें तो सी वेक्टर का ऑर्डर और डी वेक्टर का ऑर्डर क्या है? बिल्कुल सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? यानी जो जेड वेक्टर आएगा हमारे पास रिजल्टेंट, वो कैसे किसके बराबर होगा? वो आपका सी वेक्टर प्लस मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर होगा। यानी हम यहां से एक देखिए पॉलीगन के टाइप से शेप बन रही है आपकी, ठीक है। देखिए कैसे आया, मैंने आपको बोला कि यहां पे जो एक्स वेक्टर था वो किसके बराबर था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, जब हमने स्टार्ट करा था। यहां से देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आया एक्स वेक्टर। अब अगर मैं कहूं आपको एक्स वेक्टर और सी वेक्टर, एक्स वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट देखिए, एक्स वेक्टर और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, और ये आपका क्या आ रहा है रिजल्टेंट इनका? वाई वेक्टर। आपको पता है एक्स वेक्टर क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मुझे क्या दे रहा है? वाई वेक्टर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब वाई वेक्टर प्लस डी वेक्टर को देखिए, वाई वेक्टर प्लस डी वेक्टर सेम ऑर्डर में है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं वाई वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो है आपका वो किसी जेड वेक्टर के बराबर आ रहा है। और आपको पता है कि वाई वेक्टर हमारा किसके बराबर था? वाई वेक्टर था हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और वो हमारा किसके बराबर आ रहा है? जेड वेक्टर के बराबर है। यानी देखिए आप, ये एक पॉलीगन बन गया, कुछ इस शेप का पॉलीगन बन गया आपका ये, अगर आप इस पे फोकस कर पा रहे हैं तो ये कुछ इस शेप का पॉलीगन बना, यानी पेंटागन टाइप की शेप बनी आपकी। जब मल्टीपल ऑफ वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे थे तो फाइनल रिजल्टेंट देखिए सिर्फ यहां पे आया आपका एक जेड वेक्टर। आपका ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये कुछ सी वेक्टर था, और ये आपके पास ऐसा कुछ डी वेक्टर था। इन सब का रिजल्टेंट आपके पास कहां आ रहा है? ये जेड वेक्टर आ रहा है, जिसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। देखिए इन वेक्टर्स का, तो इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट सारे के सारे रिजल्टेंट हमने कैसे निकाले? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से निकाले। यानी जब आपके पास मल्टीपल क्या आ जाते हैं वेक्टर एडिशन में, मल्टीपल वेक्टर्स आ जाते हैं किसी वेक्टर को ऐड करने के लिए, तो आप क्या करोगे? पॉलीगन लॉ का यूज करोगे। और पॉलीगन लॉ के अंदर भी हम इनडायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर रहे हैं, और हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बिल्कुल वही सेम तरीका है जो तरीका हमारा किसके लिए था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए था, और डायरेक्शन भी हम इसकी उसी अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए वेक्टर एडिशन के लिए हमने तीनों लॉ देख लिए हमारे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जब हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं तब तो हमने दो इंपॉर्टेंट लॉ देखे थे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं, यानी एक से ज्यादा वेक्टर्स एक ही पर्टिकुलर कंडीशन पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी अगर मान लो मल्टीपल ऑफ फोर्स एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन के लिए। तो वेक्टर एडिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है आपके पास।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए आप बात एक सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमेशा कभी भी कोई एक वेक्टर जो है अगर वो किसी में ऐड हो रहा है तो वो अनदर चीज भी क्या होगी आपके पास, वेक्टर ही होनी चाहिए। यानी वेक्टर हमेशा वेक्टर में ही ऐड हो सकता है, वेक्टर कभी भी किसी स्केलर टर्म में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि वेक्टर हमेशा वेक्टर के अंदर ही ऐड होगा, कभी भी स्केलर टर्म में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फोर्स जो है फोर्स को ऐड करना है तो वो फोर्स की वेक्टर में ही ऐड हो सकता है। ठीक है, किसी अनदर वेक्टर में ऐड नहीं होगा, मतलब किसी अनदर स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी वेक्टर की आती है आपके पास कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मींस क्या है, कभी भी किसी एक वेक्टर में जब आप कोई दूसरा वेक्टर ऐड करोगे तो या फिर आप दूसरे वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर ऐड कर लो, वो आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जब हम एक वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं या फिर अनदर दूसरे वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी वेक्टर एडिशन की, वो होती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी का नाम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है अगर कोई आपके पास तीन वेक्टर हैं और आप उनको इस टाइप से ऐड कर रहे हो कि आपने पहले बी और सी वेक्टर को ऐड करा फिर फर्स्ट ए वेक्टर को ऐड करा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर लो और फिर बाद में आप क्या करो, सी वेक्टर के अंदर ऐड करो। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होती है, लाई करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी लॉ फॉलो करती है। फिर आपके पास आता है एक अनदर प्रॉपर्टी कि जब हम किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन के अंदर, यानी मान लो लैम्डा आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास वो किसके बराबर होगी, आप ए वेक्टर के अंदर क्या कर लो, पहले लैम्डा को स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर लैम्डा को बी से भी मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो। तो आप इस टाइप से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास जो है वेक्टर एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज। आपको हमेशा याद रखना है कि वेक्टर एडिशन के लिए पर्टिकुलरली जो है वो आपकी इस टाइप से जो है फॉलो करती है वेक्टर लॉ को। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से हमने वेक्टर एडिशन करा है, वेक्टर एडिशन की सारी प्रॉपर्टी करी है, उसी टाइप से हम अगर कोई दो वेक्टर या मल्टीपल वेक्टर को हमें डिफरेंस करना पड़ जाए, यानी सबट्रैक्ट करना पड़ जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए देखिए हमारे पास जो है अब हमारे पास टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। जब कोई दो वेक्टर को हमें क्या करना हो, सबट्रैक्ट करना हो वेक्टर्स। ठीक है, तो सबट्रैक्शन के लिए क्या होगा, मान लो एक वेक्टर ए है आपके पास कुछ इस टाइप से लाई कर रहा है, बी वेक्टर आपके पास कुछ इस टाइप से लाई कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको ए माइनस बी करना है। आप एक्चुअली इस वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हो, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर को फाइंड करना चाह रहे हो। और मैंने आपको बताया था कि हम सबट्रैक्शन को किस टाइप से फाइंड करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो माइनस ऑफ बी की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ऑफ बी की डायरेक्शन कुछ यहां होगी आपकी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। तो अगर डायरेक्शन का डिफरेंस है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। क्या ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर है, यानी ए वेक्टर जहां एंड हो रहा है वहीं से बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसका रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस टाइप से यहां से निकाल लेंगे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो कुछ यहां आएगा। वो मान लो सपोज सी वेक्टर है और रिजल्टेंट सी किसके बराबर होगा, जब हम कैसे ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ए वेक्टर में ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे, माइनस ऑफ बी। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यही आएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको किसी सबट्रैक्शन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है सबट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करो, ए वेक्टर के अंदर ऐड कर लो क्या, माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबट्रैक्शन आ जाएगा। यानी दो वेक्टर को आपको सबट्रैक्ट करना है तो इस टाइप से। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उनका तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सबट्रैक्ट कर लो। लेकिन आपको ये याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बता दी ऑलरेडी ये बात, कि आर वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जब आप सबट्रैक्ट कर रहे हो ना तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये होती है। और जो डायरेक्शन आर की होगी वो हमेशा बिगर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ना, वही आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। उन दोनों में से जो बड़ा वेक्टर होगा वही डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की आपके पास आएगी। ठीक है, यानी वो डायरेक्शन आपको उस अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो देखिए आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो इस टाइप से आया कि जब हमने ए और बी को सबट्रैक्ट करना था तो बी का माइनस लिया तो वो इस डायरेक्शन में आया और उसकी प्रोजेक्शन जो है वो इस अकॉर्डिंग आपको रिजल्टेंट दे देगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिए प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि अगर किसी वेक्टर को आपको ऐड करना है तो आप वेक्टर के अंदर ही ऐड कर सकते हो, स्केलर के अंदर कभी ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको अगर किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में से, तो वो क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर ही होनी चाहिए, और फाइनल रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि आप जब वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करोगे वेक्टर को, मतलब वेक्टर में से सिर्फ आप वेक्टर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी अनदर स्केलर क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर सेकेंड बात आती है आपकी, हमने एडिशन के लिए पढ़ा था कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, लेकिन जो आपकी सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करती। सो दैट इज इट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रही। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या था आपका, आपको याद होगा, ए वेक्टर में जब हम ऐड कर रहे थे, तो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट की बात करें, तो जब हम ए वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी वेक्टर को और बी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए वेक्टर को, तो वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें पर्टिकुलर केस के अंदर कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो यहां पे डायरेक्शन का डिफर हो जाता है। जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं और बी माइनस ए, अगर इसी पर्टिकुलर केस के लिए मैं आपको बी माइनस ए फाइंड करने के लिए कहूं तो बी माइनस ए की डायरेक्शन अलग आएगी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करेगा। जो थर्ड है हमारे पास, इट डू नॉट फॉलो, ये आपका फॉलो नहीं करेगा किस पर्टिकुलर को, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। फॉलो एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ आपको क्या कहता है, देखिए एसोसिएटिव लॉ आपको कहता है कि जब आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर में से पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, सी वेक्टर को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर वेक्टर को ए वेक्टर में से, तो आपके पास, या फिर आप ऐसा कर रहे हो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनस ऑफ सी कर रहे हो, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। यानी ये फॉलो नहीं करेगा किसको, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, हमने इस वीडियो के अंदर वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड आपको ये जो वेक्टर वाला टॉपिक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, वेक्टर के प्रॉपर नोट्स आपको सारे टॉपिक्स के, और एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें आप वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।